हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान, आपका साथी, और आप देख रहे हैं मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक क्वेश्चन की सीरीज जिसके अंदर हम लोग PYQ और MCQ करते हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम ये बताते हैं आपको कि अब तक पिछले सालों में कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आज हम लोग जो करने वाले हैं वो करने वाले दोस्तों डी और एफ ब्लॉक के वो क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें अगर इस ईयर अगर एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उसी स्ट्रेटजी को अपन काम में लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ अपने को आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है ताकि हमारे सारे क्वेश्चन अपने क्या हो जाएं, सही हो जाएं दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग जो है धीरे धीरे करके इन क्वेश्चंस को करेंगे और आइडिया लगाएंगे कि किस प्रकार से थोड़ा सा एक छोटा सा काम है बेटा, कर लेता हूँ, देख लेता हूँ किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया, और उसके बाद आपके साथ ही चलते हैं इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए। और जैसा कि आपको पता है, 1 मिनट रुकिएगा बेटा, है ना। यस, लेट्स सी, 1 मिनट, थोड़ा समय देख लो। हाँ भाई, तो दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करके, लेकिन उससे पहले कभी कभार कहते हैं ना, कुछ छोटे मोटे हमारे भी काम होते हैं यार। अब नाराज़ मत हो जाना है भाई। कई बार क्या होता है, बच्चा नाराज़ हो जाता है कि अरे सर कहाँ चले गए। अरे मैं तो यहीं हूँ भाई, मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। कहाँ हूँ बेटा, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। बस ये आया और ये आपका काम हो गया बेटा, है ना। चलो भाई, चलो 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 चलो, 1 मिनट, है ना भाई। चलिए बेटा, तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चंस हैं और जैसा कि इसमें बताया गया है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.845 bm इज गिवन बाय 2.84 bm मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका एक फार्मूला होता है बेटा, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm। ये इसका फार्मूला होता है। n क्या होता है, n इज़ द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने, तो यहाँ वैल्यू मैं कितना रखूँ कि मेरे पास 2.84 हो जाए, अगर मैं मतलब 3 के आसपास। तो अगर मैं यहाँ पर दोस्तों 1 लिख लेता हूँ तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, √3। और √3 का तो मतलब आपको पता है, बात बैठेगी नहीं अपने। अगर 2 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा बेटा 2 + 2 4, 4 2 जा 8। तो इसका मतलब n मेरे यहाँ पर कितना हो गया, n मेरा कितना 2 है। तो 2 आपको कहाँ मिल सकता है। क्रोमियम के बारे में बात करें तो क्रोमियम क्या होता है बेटा, 3D, और ये क्या 4s प्लस 2 है, 3D 5 और 4s 1 होता है। तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक यहाँ से चला जाएगा, एक यहाँ से 4 आ जाएगा, पॉसिबल नहीं है। निकल प्लस 2 अगर आपने लिया है तो क्या होता है, 28 होता है दोस्तों। ये 20 और 8 28 प्लस 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैं निकाल दूंगा। डी में 8 इलेक्ट्रॉन, डी में 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया बेटा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने हो गए बेटा, 2 हो गए। तो 2 वाले का आंसर मेरा क्या आ जाएगा, 2.84। सो द आंसर 4th इज करेक्ट आंसर। कौन सा हो जाएगा भाई, इसका 4th आंसर मेरा क्या रहेगा, इसमें करेक्ट रहेगा, जैसा कि आपके ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। चलें भाई आगे।
तो इस प्रकार से 1 बाई 1 करके अपन सारे क्वेश्चन करेंगे और यहाँ अपने को आइडिया लगेगा किस प्रकार से अपने ये 4th इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व द ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन जो है किस में नहीं हो रहा है। जैसे एक दिया है डी कलराइजेशन, कौन से अभिक्रिया के अंदर या कौन से प्रोसेस के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन का ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा, Fe किस में बदलना चाहिए, Fe+2 में, जिसके साथ भी रिएक्शन करवा रहे हो। पहला डी कलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट, ये कॉपर सल्फेट के साथ में अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। ये हो जाएगा FeSO4 और ये क्या हो जाएगा Cu। तो ये तो पॉसिबल है भाई, है ना, इसमें तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, अगर Fe के साथ में मैं 5CO ले लेता हूँ तो FeCO5 आएगा। तो यहाँ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन पहले भी 0 तो ये अभी क्या है 0 है। तो यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया बेटा आंसर। तो आंसर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। आगे चलें, बढ़ते हैं आगे। अब ये पिछले सालों के सवाल है दोस्तों, और ये आपको यही बताते हैं कि इन सवालों के लिए आपको किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एलिमेंट हैव द नियरली सेम एटॉमिक रेडियस। पिछला सेशन जो था हमारा उसके अंदर हमने बताया था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो 3D और 4D और 5D सीरीज के कुछ एलिमेंट जो होते हैं, जैसे ये सचिन, युवराज, ये लारा, ये टाइगर, ये एफनियम, तो आपने देखा था बेटा कि यहाँ पर जो होता है ये वाले, इनकी रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। और इसकी वजह क्या होती है दोस्तों, वजह होती है आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड संकुचन। तो इसके हिसाब से मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, माई आंसर विल बी सेकंड। तो देख रहे हैं आपको आनंद आ रहा होगा, है ना, कि भाई एक ही चीज़ को दोबारा बता रहे हैं या दोबारा आती है तो बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि यस इसको मैं कर सकता हूँ। नीट 2016 के क्वेश्चन दोस्तों, इक्विलिब्रियम है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो मैक्स और GOC, ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं। और DF ब्लॉक का डायरेक्ट लिंक जो इसके साथ नहीं है, कोऑर्डिनेशन केमिकल बॉन्डिंग के साथ भी कई टॉपिक्स जो होते हैं अपने पास में मिल जाते हैं भाई। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 इज पास थ्रू द एसिडिफाइड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। अगर ये दोस्तों K2Cr2O7 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, SO2 से पास किया आपने, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास में जो है ये Cr2O7, ये क्या हो जाएगा, ये +3 में बदल जाएगा, क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिडिक मीडियम रहेगा इसमें। तो आप देख रहे हैं साथ में SO2 जो है ये K2SO4 में बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि सल्फर जो था ये आपके पास में क्या देखा भाई कि ये जो +4 में था वो आपके किस में चला गया +6 में, और यहाँ जो था +6 जो था किस में बदल गया +3 में। तो कुल मिलाकर के ये जो कंपाउंड होता है वो ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता भाई, ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर का एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम क्या होता है, क्रोमियम सल्फेट होता है, याद रखें। तो यहाँ मुझे पता है कि ये मेरा क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये मेरा क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसका तो मेरा क्या हो गया भाई, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता है तो मेरा ये मानना है कि आपका क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं भाई। अगला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम, गैडोलिनियम एंड टर्बियम आर। इस क्वेश्चन को आप पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ेंगे, वहाँ भी दिया हुआ होता है। तो दोस्तों यूरोपियम जो होता है, हम बार बार ये चीज़ कर चुके हैं पिछले सेशन में भी, 63 इसका एटॉमिक नंबर होता है और ये 4f7 रखता है। डी के अंदर इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि F में 7 होने पर भाई आप यूरोपियम का याद कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा। ये 63 है, ये जीनॉन हो गया, ये होता है 4f5d
और 6s 56 ये आपके, और ये 54 ही हो गया, 56 और 7 63। अब ये एक मैंने लिख दिया तो डी को मैंने क्या किया, 0 किया है। अब 63 के बाद में गैडोलिनियम दिया हुआ है, ये 64 है तो एक बढ़ जाएगा, ये देखो एक बढ़ा हुआ इसमें। और फिर क्या दे दिया, ये दे दिया, तो दोनों वहाँ से आपके कम होके किस में आ जाएंगे, 9 है तो ये आपके एक और बढ़ जाएगा, वहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन जो डी का 1 वाला था इसमें आ जाएगा। तो ये आपके अपन कहते हैं ना, अगर एक आपको पता है तो दूसरा दोस्तों आपके ऑटोमेटिक भी सही हो सकता था, है ना भाई। तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। तो ज़्यादा कोई ऐसी झिझक वाली बात नहीं है इसके अंदर कि भाई आप नहीं कर पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, आप ही का क्वेश्चन है दोस्तों। और ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास क्या तरीका होना चाहिए भाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने ये चीज़ ली है भाई। 1 मिनट के लिए हाँ जी, ये आपके 5 नंबर क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द लेंथेनाइड इज इनकरेक्ट। लेंथेनाइड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कैसे बताएंगे आप। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए आप, ऑल द लेंथेनाइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। ये कह रहा है कि इनकरेक्ट बताना है, ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्या बताया गया है कि ये एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्या है, रिएक्टिव है। लेट्स सी ये बात सही है या नहीं है, हमें भी नहीं पता। पहले अपन बाकी वाले चेक कर लेते हैं। सीरियम प्लस 4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हमें पता है। सीरियम जो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि +3 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, बिल्कुल सही है। यूरोपियम जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हमें पता है, क्योंकि 4f7 होता है तो एस वाले इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। बेसिसिटी डिक्रीज एज द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम द प्रोमेथियम टू ल्यूटेशियम, और ये बात भी अपने को सही है, जैसे जैसे साइज छोटी होती जाएगी तो ये अपने पास में करेक्ट आंसर। तो यहाँ दोस्तों मैं यही बात कहूँगा कि आप चलें भाई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसमें एल्यूमिनियम को ज़्यादा रिएक्टिव बताया है, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये कह रहा है लेंथेनाइड ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। एल्यूमिनियम जो होता है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव है। आपको पता है कि ये प्योर मेटल है दोस्तों, और इस प्रकार से आपका ये आंसर यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेम द गैस दैट कैन रेडिली डीकलराइज एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। KMnO4 का कलर जो होता है पिंक कलर का होता है, तो आपको पता है ये अभी आपको रिएक्शन मैंने करवाई थी, KMnO4 है और ये SO2 है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इसके पिंक कलर को गायब कर देता है ना भाई। तो यहाँ आपको SO2 ध्यान रखना पड़ेगा। SO2 जो होती है ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम आती है, और आपने देख लिया आंसर कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा। आगे देखिए, HgCl2 and I2 both when dissolved in water containing I- ion, the pair of species formed is what। ये HgCl2 है दोस्तों और ये है I2-। क्या हो जाएगा, एक्चुअल में ये जो होता है ये HgCl2 जो होता है ये इसके साथ में क्या बनाता है, नेस्टलर रिएजेंट बनाता है, और
ये जो होता है इसलिए ये बना लेता है, आपको याद रखना पड़ेगा HgI4-2 और ये I3- बना लेता है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी, हालांकि ये जेई के काम की रिएक्शन है, नीट में काम के नहीं है, बट याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये आपको बता दिया मैंने कि भाई I2 जो होता है ये I3 में कन्वर्ट हो रहा है, और इस प्रकार से इसका आंसर कैसे आपने सही किया है भाई। चलें आगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा भाई, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्टिनाइड इज एट्रीब्यूटेड टू। एक्चुअल में जो एक्टिनाइड सीरीज जो होती है वो आपको पता है 7th पीरियड से रिलेटेड है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 5F 6D और ये 7S। तो एक्चुअल में दोस्तों आपको पता है यहाँ 1 to 14 है, ये 0 से 1 है, ये 1 और 2 कट लेते अपन S2। तो आपको पता है कि यहाँ सभी जगह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 5F 6D एंड 7S लेवल हैविंग द कंपेरेबल एनर्जीज। ये डी ब्लॉक जैसे ही क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। क्यों शो करते हैं भाई, उनके वेरिएबल शो करने के पीछे क्या लॉजिक है? तो उनके वेरिएबल शो करने के पीछे लॉजिक ये होता है कि एनर्जी गैप जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। सो दिस इज़ द मेन कॉज कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो क्या रहेगा, तो वहाँ पर जो आपके डी ब्लॉक वाला था उसमें 3D और 4S के बीच में एनर्जी गैप कम होता है, इस वजह से। अब देखते हैं बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके क्या दिया है बच्चों। चले भाई, आप देख पा रहे हैं 1 by 1 करके एक एक क्वेश्चन है ना भाई। अब ये क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन एग्जिबिट DD ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म एज वेल। देखो यहाँ क्रोमियम का स्टेट क्या है, +6 है, यहाँ मैग्नीज का स्टेट क्या है, +7 है, और यहाँ क्या है डाइक्रोमेट है +6 है, और यहाँ 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है, इसने पूछा पैरामैग्नेटिक, तो पैरामैग्नेटिक या जो अपन कहते हैं इंग्लिश में अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म जो होता है इसका मतलब होता है बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर होता है, तो अगर ऐसे सब्सटेंस जिनको अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और जो मैग्नेटिक लाइन को क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ +6 है तो क्रोमियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 चले गए, यहाँ भी 6 के 6 चले गए, 7 चले गए, तो आप देख रहे हैं MnO4-। तो ये DD ट्रांजिशन होता है और इस वजह से आपकी कलर होता है बच्चों। और आप देख पाएंगे कि इसमें मैग्नीज के अंदर जो रहेगा Mn25 होता है दोस्तों। तो ये तो आपके हो गया आर्गन 18 3D और ये 4S 20 और 5 25 होता है, लेकिन +6 स्टेट है, तो ये आपके यहाँ पर D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और इस वजह से आपको पता है ये अलग अलग टाइप का कलर शो करता है। तो मैं इसमें क्या कहना चाहूँगा, आंसर 4th इज़ द करेक्ट आंसर। तो मज़ा आ रहा होगा मेरे हिसाब से, आपको कितना आ रहा है वो तो आप ही बता सकते हो, मैं तो क्या बताऊँ भाई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों क्या दिया है, और आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है दोस्तों। देखिए क्या है, मैच द मेटल आयन गिवन इन द कलर फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। और ये पूछा भाई स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है कॉलम सेकंड के साथ में। तो अब आपको पता है कि √8 का मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, फॉर्मूला ये हो गया √n × n+2 bm। तो ये 2 4 दूनी 8, इसका मतलब यहाँ n कितना है, 2 है। 35 का मतलब क्या हो गया बेटा, ये कर लूँ मैं 4 और 2 6 6 नहीं 25 के लिए हो जाएगा n = 4। ये ले लेता हूँ 5 और 2 7, तो n बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ये 3, इसका मतलब 1+2, n बराबर यहाँ कितना है 1 है। 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 और 2 6, ये आपके n बराबर कितना है 4 है। और 15 कब होगा, जब ये आपके
2 कर लेता हूँ, 2 2 4 2 नहीं 15 आपके, ये कर लेता हूँ मैं, क्या कर लूँ, 2 कर लूँ, 2 2 नहीं 4 4 नहीं 3 कर लेते हैं, 3 और 2 5 5 से 15। बस ये पहले आप निकाल लीजिए, अगर ये कर लिया तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपका काम, ठीक है ना भाई। दिस विल गिव यू द एक्चुअल रिजल्ट भाई। अब आप देखिए दोस्तों, क्रोमियम जो होता है एक एक चेक कर लेते हैं। क्रोमियम क्या होता है 3D और ये 4s। अब ये 1 और यहाँ होता है 1 और ये क्या होता है 5 होता है, +3 है, तो यहाँ पर मुझे पता है कि ये वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 3 निकालूंगा, तो 1 यहाँ से 2 यहाँ से, 3D3, तो 3 वाला मेरा आंसर बी के साथ में कौन सा आना चाहिए, 5वां। बी के साथ 5वां मेरे को एक ही ऑप्शन में लग रहा है, अच्छा 2 में दिया हुआ है, एक और चेक कर लेते हैं, वहाँ आइडिया हो जाएगा। निकल +2 जो होता है ये 3D है और ये क्या है 4s है, 20 और 8 28, तो ये आपके दोनों चले गए, डी में 8 बचे, तो डी में 8 मिलने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि मैं ये कह सकता हूँ कि 3D 8 है ना, आप ही देख लीजिए इधर 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ n बराबर कितना 2 है, तो n बराबर 2 मेरा किस में दिया हुआ है, ये पहले में दिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से डी में पहला आपके 1 में ही दिया हुआ है। तो बताइए मेरे बच्चों, ये 2 ही मैचिंग से आपने, ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना, मैं आपको क्या नई बात बताना चाहता हूँ कि सब कैलकुलेट नहीं करना, जो आपको अच्छा लगे, जो जल्दी हो सकता है उसको कैलकुलेट करके आप आंसर निकाल लीजिए, तो यही आपके ट्रिक काम करेगी। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको आनंद आ रहा होगा बच्चों कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और कैसे अपने पास लॉजिक भी बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन है, अब ये आपको अभी बताई थी मैंने आपकी, कि जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन, या इसको हिंदी में असमानुपातन भी कहते हैं, असमानुपातन, और इसका मतलब ये होता है अभिक्रिया या डिस्प्रपोर्शनेशन। इसकी पहचान क्या होता है, जो एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट जिसकी मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब ये रिएक्शन करता है तो इसमें एक तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और एक उसकी क्या आएगी, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाती है। तो कॉपर जो देखो यहाँ +2 और 0 में जा रहा है, बिल्कुल एक ज़्यादा और एक कम है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहाँ मैग्नीज की स्टेट MnO4 - 2 लिखा हुआ है, हमने पहले भी किया था ये, है ना भाई। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर MnO4 - MnO2 और H2 है, तो यहाँ ये स्टेट क्या है 6 है, यहाँ 7 आ जाएगी और यहाँ क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है भाई। ये कितनी आ गई 4, तो आई थिंक ये भी मेरा है कि MnO4 ये आपके इसकी मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान रखना, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन या लो ऑक्सीडेशन स्टेट में शो नहीं करेगा, तो ये मेरा गलत हो गया। MnO4- से Mn+2 लिया तो 2 मिलकर के 1 बना रही है ना, तो ये तो आपको पता है एक प्रकार से रेसिप्रोकल डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया है, जिसको हम लोग कॉस्मो प्रोपोर्शन कहते हैं, वो हो गया। तो ये भी मेरी नहीं है, आंसर मेरा कौन सा हो गया बेटा, ए और बी। तो 12वें का मेरा आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। तो देखो दोस्तों, जो रिएक्शन आपके दीवी हैं जिनको करना होता है, तो थोड़ा सा हमें इसमें अलर्ट रहना पड़ता है, तभी अपने ये सवाल सही हो पाएंगे, वरना ये सवाल अपने सही नहीं हो पाएंगे, ये अपन बता चुके हैं आपको, ठीक है भाई। तो चले भाई आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए क्या दिया है, द मैग्नेटिक एंड परमैग्नेट, द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेट आयन होता क्या है।
MnO4 माइनस, ये परमैग्नेट होता है, और MnO4 माइनस 2 जो होता है इसको मैग्नेट, ये परमैग्नेट होता है, और ये क्या होता है, मैग्नेट। ये टेट्राहेड्रल होते हैं, किस वजह से होते हैं? तो एक्चुअल में Mn जो होता है बच्चों, ये पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, चौथा ऑक्सीजन, माइनस। तो एक्चुअल में यहाँ स्टेट तो इसकी +7 है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। और ये जो आपके जो ओवरलैपिंग होती है, इसका p ऑर्बिटल होता है, इसका क्या होता है, d होता है। तो ये p पाई d पाई ऑर्बिटल कहलाते हैं, ओवरलैपिंग कहलाती है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद द d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। बिल्कुल सही है। जैसे अपन बात करें, ये लो, तो एक्चुअल में ये इसका 3D है, और ये इसका मेरे पास क्या है, ये 2p है बेटा। तो ये ओवरलैपिंग जो होती है, इसकी वजह अपन बात करेंगे, MnO4 माइनस 2 माइनस 2 था, तो इस वजह से तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। अब तो पूछा, चलो पढ़ ही लेते हैं। देयर इज नो पाई बॉन्डिंग, ये बात तो गलत है, पाई बॉन्डिंग होती है। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद द p ऑर्बिटल। मैग्नीज के पास p होते नहीं, d होते हैं। द पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व द ओवरलैप ऑफ d ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन विद द d ऑर्बिटल ऑफ मैग्नेट आयन। मैग्नेट का मैग्नीज होता है ना भाई, तो ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यू आर वाचिंग दैट किस प्रकार से हम लोग 1 बाई 1 क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे बढ़े बेटा, क्या लिखा, मैच द कैटलिस्ट विद द प्रोसेस। क्या लिखा हुआ है, V2O5, मुझे मैचिंग करनी है। V2O5 जो होता है कहाँ कहाँ में आता है, ये इसको जिगलर नाटा रिएजेंट कहते हैं। ये अब ये जो है बच्चों, इसमें कोई निकल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, तो इसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपके लिखा हुआ है, वो बता सकते हो आप। तो TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइस, ये दिया हुआ भाई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, पहले चेक करते हैं निकल कॉम्प्लेक्स। ये लिखा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन या इथीन, इसके लिए जिगलर नट्टा कैटलिस्ट यूज होता है, इसको जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। और आपसे पूछा गया है इथाइन से इथेनॉल, ये जो आपके प्रोसेस जो होता है ये वॉकर प्रोसेस कहलाता है, और इसके लिए PDCl2, थर्ड के साथ A आना चाहिए, फर्स्ट के साथ D आना चाहिए, नहीं सेकंड के साथ में D हो गया, सेकंड के साथ D है अपने पास में, और थर्ड के साथ में A आ गया। तो बाकी किसी में ये है ही नहीं। पहले के साथ में C आएगा क्या, V2O5, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। बिल्कुल आपके ये जो SO2 जो होता है बेटा प्लस O2, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहलाता है, और यहाँ V2O5 कैटलिस्ट होता है। तो ये आपका पहला आंसर इज करेक्ट। अगला क्या है, व्हेन न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन KMnO4, जब उदासीन या फेंटली एल्कलाइन KMnO4 इज ट्रीटेड विद द पोटेशियम आयोडाइड, Ki के साथ रिएक्शन करते हैं, तो आयोडाइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू X। देखो एल्कलाइन KMnO4 जो होता है ना बेटा, मतलब ये क्षार के साथ में है, तो ध्यान रखना एसिडिक मीडियम में तो I2 बनता है, लेकिन एल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या बनता है, ये रिएक्शन आनी चाहिए आपको। ये MnO4 माइनस है प्लस I माइनस प्लस H2O, तो ये बना लेगा दोस्तों MnO2 प्लस IO3 माइनस प्लस ये OH माइनस। तो ये याद ही रख लो, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये NCERT में दी हुई है, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है, ध्यान रखना। एल्कलाइन मीडियम में I माइनस से I2 नहीं बनेगा, IO3 माइनस बनेगा।
आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5। ये रिडॉक्स में भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको। इसकी बटरफ्लाई मॉलिक्यूल जैसी स्ट्रक्चर होती है बच्चों, और मैं बता देता हूँ ये कैसी होती है। आप देख रहे हैं ये -1, ये +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -2 और +2। तो क्रोमियम के सारे अगर अपन नंबर जोड़ें तो क्या आ जाएगा, +6 आएगा। तो एक्चुअल में ये -1 +1 कैसे देते हैं, जिस एलिमेंट की En ज़्यादा होती है उसको अपन माइनस देते हैं, और जिसकी कम होती है, सिंगल बॉन्ड होता तो प्लस लग जाता। डबल बॉन्ड होने पर ज़्यादा वाले को -2 देंगे और कम वाले को +2। तो काउंट करो 1 2 3 4 और 2 6। आ गया समझ? आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम +2 आयन इज व्हाट। तो अब आपके दिमाग में ये कंक्लूजन या एनालिसिस हो गया है कि मैग्नेटिक मोमेंट से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आना चाहिए। हालांकि ये क्वेश्चन लगभग सारे बच्चे सही करते हैं, पर जल्दबाजी में कहते हैं, एक्साइटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना, 24 है। यह आर्गन हो गया बेटा 3D, और ये 4s 1, और ये 5 6। तो अगर मैं +2 के बारे में बात करूँगा तो एक मेरा यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है भाई। तो D के अंदर आपको पता 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू की 4 + 2 24 आ गया। 25 होता तो मुझे पता है कितना हो जाता, तो ये 4.9 आ जाएगा। आगे चले, क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट आपको निकालना है। क्या दिया है, अब अपन जैसे चाहें, अगर एक तो सारी नॉलेज होनी चाहिए अपने को, तब ज़्यादा सही आंसर आएगा, और ज़्यादा अगर पूरी नॉलेज नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। थ्योरेटिकल है, अपन पीछे से चालू करते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड या अंतराकाशी यौगिक आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द स्मॉल एटम लाइक HCN आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल। ये बिल्कुल सही बात है। जो क्रिस्टल लैटिस जो होता है मेटल का, और उसमें जो आपके स्मॉल साइज़ के एलिमेंट, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, इन एलिमेंट्स के ट्रैपिंग होने से जो कंपाउंड बनते हैं उनको इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। और याद करने का तरीका बताता, बच्चन के आ जाने से जो कंपाउंड बनते हैं ये मेटल है। तो मेटल में खाली जगह पर जो कंपाउंड आगे, ये केमिकल कंपोजिशन से बनते, केमिकल रिएक्शन से नहीं बनते। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आपको निकालना फॉल्स स्टेटमेंट। द ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड आर नोन फॉर देयर कैटालिटिक एक्टिविटी। सही बात है। ड्यू टू देयर एबिलिटी टू अडॉप्ट मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। देखो बच्चों, संक्रमण तत्व या जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। वो रीज़न क्या होता है, जैसे हमने पिछले सेशन में एक ऐसा क्वेश्चन किया था कि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल होते हैं, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो यही चीज़ लिखी है कि उनकी कैटालिटिक एक्टिविटीज़ होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है, और वो इस वजह से आपके पहले टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और बाद में खुद रिलीज हो जाते हैं। तो ये भी मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। आगे लिखा क्रोमियम +2 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe+2। क्रोमियम जो होता है ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 3D4 4s0। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको स्प्लिटिंग कर लूँ तो ये इसका होता है T2G ऑर्बिटल, और ये क्या होता है बेटा, Eg। अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्रोमियम +3 बदल जाएगा और 3D3 हो जाएगा। और तीनों इलेक्ट्रॉन जब इसमें पड़े रहेंगे तो क्या होगा, स्टेबल ज़्यादा होगा।
इसका मतलब ये हो गया कि ये क्रोमियम +2 से +3 में बदलना चाहता है, क्योंकि +3 में बदलेगा तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। तो कोई भी अपन जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? आप अपना सारा सुख चैन त्याग रहे हो, क्यों त्याग रहे हो? क्योंकि आपको स्टेबिलिटी मिलेगी आगे डॉक्टर बनने पर। तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये मेरा क्या ट्रू हो गया। अब अगला देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4- एंड Cr2O7 आर नॉट द सेम। क्या दोनों में सेम नहीं है? क्या दोनों में सेम है? सेम है, सेम है दोनों में, जबकि इसने कहा नॉट सेम। सेम ही होगी। CrO क्रोमेट में हो जाएगी +6 और डाइक्रोमेट में भी क्या हो जाएगी? +6। आपसे इनकरेक्ट पूछा तो मेरा इनकरेक्ट यही है। दोनों में क्या सेम है? इसने कहा सेम नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपकी बात समझ आ चुकी है और आपको मज़ा आ चुका है ना? हेलो, चलते हैं भाई। 18 नंबर हो गया, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम इन द फॉलोइंग स्पीसीज। ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है, सबका निकालना है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, डाइक्रोमेट है तो आपको पता है, अभी मैं निकाल के बताता हूँ। इसमें निकालेंगे तो 1 + x + 4 Cl पर चार्ज -1 = 0। तो x = क्या आ गया? +3। इसका निकालेंगे तो x + 3 ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज है, पूरे पर -1 है, तो ये -6 उधर जाएगा, प्लस का ये +5। इसमें इनकरेक्ट पूछा +5, ये भी मेरा सही है, ये भी मेरा सही लग रहा है। और ऑक्सीजन का इसमें जो लिखा हुआ है Cu2O, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। और ये आपको पता है ये कितना होता है भाई? +1 = क्या हो गया? 0। Cu2O है ना, तो x = क्या हो जाएगा? -2 आएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या लिखा हुआ? -1। आपको पता है वो इन जनरल -2 में ही होता है। तो यही मेरा आंसर क्या है? गलत पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। आगे देखो दोस्तों क्या दिया है। मैच द फॉलोइंग एस्पेक्ट विद द रेस्पेक्टिव मेटल्स। ये स्टेटमेंट दिए हुए ABCD और पूछा गया है भाई क्या है? पहला क्या लिखा? द मेटल विच रिवील्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाला कौन होता है? मैग्नीज। तो A के साथ मेरा कौन सा आ जाएगा दोस्तों? थर्ड आ जाएगा। द मेटल अल्दो प्लेस्ड इन 3D सीरीज इज कंसिडर्ड नॉट एज ट्रांजिशन एलिमेंट। वो कौन सा एलिमेंट है जो 3D में रखते तो लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है संक्रमण तत्व जिसमें D आपके इनकम्प्लीट होना चाहिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी। तो जिंक कहीं लिखा हुआ है तो ये लिखा हुआ है मेरे पास। तो B के साथ मेरा क्या हो गया? 4th हो गया। C क्या दिया बेटा? द मेटल विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है वो कौन सी होती है? स्कैंडियम होती है, +3 शो करती है। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? फर्स्ट आ जाएगा। आगे क्या लिखा? द मेटल विच इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन। द मेटल विच इन +1, एक ऐसी मेटल जो +1 में होती है और जो आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन करती है वो आपके पता है कॉपर होती है, Cu+। तो इसके साथ मेरा क्या आ जाएगा? सेकेंड। तो चेक कर लेते हैं, पहले के साथ तीसरा, A के साथ तीसरा किस में दिया हुआ है? इन दो जगह दिया हुआ है, यहाँ भी यहाँ पर। B के साथ कौन सा? चौथा है। B के साथ चौथा है, यही आंसर है क्योंकि यहाँ B के साथ पहला दिया हुआ है। C के साथ पहला है, C के साथ पहला है, ये हो गया भाई। आगे पढ़े बच्चों।
आनंद आ रहा है? तो ये क्वेश्चन आप सोते सोते भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ न्यूमेरिकल की जरूरत नहीं है भाई। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, गलत बात पूछी है। लिखा हुआ है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन एलिमेंट, पहले तो ये ध्यान रखना इनकरेक्ट पूछा है, देन द लेंथेनाइड, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है लेंथेनाइड में, और एक्टिनाइड में भरा जाता है 5f में। तो इसमें अपन कहते हैं कि इसका पुअर शील्डिंग ये और आकार बड़ा हो गया, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट या दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। तो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो आपको पता है क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये तो मेरा क्या हो गया, ट्रू। आगे लिखो, मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। तो ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड है वो कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। देखो बेटा, अगर +3 स्टेट है, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन तो वहाँ मौजूद है ना यार, तो ये जरूरी थोड़ी है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट, ये बात गलत है। पर चलो अपन चेक कर लेते हैं। लेंथेनाइड आर द गुड कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल है, बिल्कुल सही बात है। एक्टिनाइड आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स स्पेशली व्हेन फाइनली डिवाइडेड, बिल्कुल सही बात है। ये अपने एनसीईआरटी की लाइनें लिखी हुई बेटा, ये सीधी एज इट इज उठाई हुई है ना, तो वहाँ जाके आप चेक करेंगे तो ये पता चलेगा कि ये चीज़ है। तो ये आपके सीधा सा आंसर ये है कि वो कलरलेस हो सकते हैं, पर हर हाल में नहीं होंगे, क्योंकि एफ ट्रांजिशन उसमें पॉसिबल है, कलर्ड होंगे बेटा। 22 नंबर देखो, जर्कोनियम एंड हैफनियम हैव द सिमिलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस बिकॉज ऑफ। अब कितनी बार बताया भाई, आ चुका बार बार ये क्वेश्चन। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में एक्चुअल में क्या होता है कि जो लेंथेनाइड एलिमेंट होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सबसे लास्ट 4f में भरा जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो 4f जो होता है इसकी डिफ्यूज्ड साइज होती है, बड़ी साइज होती है। तो बड़ी साइज होने के कारण से क्या करता है, ये पुअर शील्डिंग करता है ना भाई, और इस वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्शन लगा पाता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये 4f है, ये 5d है, 6s। तो आपने देखा कि अगर यहाँ ये, तो ये शील्ड अच्छा नहीं कर रहा तो ये अट्रैक्शन लगाएगा, है ना, क्योंकि इसको अच्छा रिपल्शन नहीं मिल रहा है, अट्रैक्शन मिल रहा है ज़्यादा। इसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। पुअर शील्डिंग या अपन कहते हैं 4f का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव जो होता है, ये अच्छी रक्षा नहीं कर पाता 4f। नीट 22 का क्वेश्चन आ गया भाई, करें? तो यहाँ कोई ज़्यादा फांफू नहीं करना है। अगर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, पीसी है, तो आप ऐसे वीडियो जो है लगा करके सो जाइए। नहीं, सोना नहीं मतलब वहाँ आपको बायो की तरह आप इनको सोते सोते भी देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि क्योंकि थ्योरेटिकल पॉइंट है ना भाई, और जो आपको अच्छा क्वेश्चन लगे, जो आपको याद नहीं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Cr+2 is the oxidizing and Mn+3 is the reducing in nature। देखो भाई, Cr+2 को मज़ा कब आता है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के Cr+3 में, तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और Mn+3 क्या सोचता है कि अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो ये तो इसका उल्टा ही दिया है, तो ये तो मेरा क्या हो गया, फॉल्स। स्कैंडियम+3 कंपाउंड आर रिपेल्ड बाय द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चों, स्कैंडियम+3 है, तो आपको पता है स्कैंडियम+3 के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे आपको, 3d0 4s0। तो सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, और जो पेयर्ड होगा उसमें आपको पता है डायमैग्नेटिक नेचर होगी,
और डायामैग्नेटिक या हिंदी में कहते हैं उसको प्रतिचुंबकीय नेचर होगी। तो डायामैग्नेटिक वाले सब्सटेंस को अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये पता है क्या करेगा, ये मैग्नेटिक लाइन को रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो आंसर मेरा कौन सा हो गया भाई? फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड इज करेक्ट। आगे देखिए 23 का क्वेश्चन। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड। एक्सेप्ट स्कैंडियम है वो एमो ऑक्साइड बनाती है विच आर आयोनिक। स्कैंडियम जो है ये मुझे पता है, इसने पूछा क्या अभी अपने को? इनकरेक्ट पूछा है। तो स्कैंडियम है उस पर +3 चार्ज होता है और ये O-2 है, तो Sc2O3 बनेगा। बाकी अगर आपको पता है स्कैंडियम +2 में है, अदर मेटल +2 में है और O-2 है, तो ये कैंसिल होने से MO बन जाएगा। सही बात है। करेक्ट। आगे देखते हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड is attained in Sc2O3 and Mn2O3. The highest oxidation number corresponding to the group second is attained by the scandium 2O3 and Mn2O3. स्कैंडियम का स्टेट क्या आएगी? +3 आएगी और मैग्नीज की क्या आएगी? +7। तो ये तो उल्टा बोल रहा है। हाईएस्ट इसको बोला और लोवेस्ट इसको होगा ना भाई, इसने उल्टा बोल दिया है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इज हाईएस्ट ग्रुप नंबर पूछा, सॉरी फाल्स बात है ये। तो स्कैंडियम जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज की होती है, ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन Sc2O3 to Mn2O3। उल्टा बोल दिया इसने, तो ये भी मेरा क्या हो गया बेटा? गलत है, फाल्स है। पहला तो फाल्स हो ही गया। नहीं, फाल्स कहाँ है यार? ये क्या बोला? एक मिनट रुको, तो मेरा ट्रू है। ये मेरा क्या ट्रू है? और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर अभी यार एक स्कैंडियम है और ये क्या है? मैग्नीज है। इसका पूछा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड इज अटेन्ड इन Sc2O3 to Mn2O3। सही बात है ना यार? इसका आपको पता है स्कैंडियम का जो आएगा 1 2 3, फिर स्कैंडियम, ये टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, चौथा ग्रुप, 5वां, 6ठा और ये 7वां। सही है भाई, ये ट्रू है। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम V2O3 टू V2O4 टू V2O5। बेसिक कैरेक्टर देखो, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है बेटा, एसिडिक कैरेक्टर ये प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो V2O5 का ये तो कह रहा है इंक्रीज बेसिक कैरेक्टर, तो बेसिक कैरेक्टर तो घटेगा, V2O5 का ज़्यादा थोड़ी होगा। तो ये मेरा क्या हो गया? फॉल्स। V2O4 डिजॉल्व इन एसिड टू गिव VO4-3 साल्ट। ये NCERT में लिखा हो दोस्तों, ये एक्चुअल में गलत है। ये साल्ट नहीं देता ये आपके, ये मेरा क्या है? फॉल्स है। CrO इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्पोटेरिक। Cr2O3 एम्पोटेरिक होता है, ये बेसिक, ये भी मेरा क्या है? ट्रू है। तो फॉल्स कौन से हैं बेटा? C और D। तो आंसर मेरा कौन सा रहेगा? C और D वाला करेक्ट रहेगा। आगे देखिए दोस्तों, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion, other is labeled as reason. Ionization enthalpy increases
along each series of the transition element from left to right, however small variation occur. अब आपको पता है, इसने कहा कि जो 3D सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट में, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपको पता है साइज डिक्रीज होती है, तो इसमें आईपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन चेंज क्या होगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत कम मिलेगा. सही बात है. देयर इज कॉरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज, थोड़ा सा इंक्रीज होता है. और ये पूछा है इन न्यूक्लियर चार्ज विच accompanies the filling of electron in the inner d orbitals. एक्चुअल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, अगर अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा जाता है वो 3D में भरा जाता है. तो आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन डी में गया और डी का क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है बड़ी साइज के कारण से. तो एक्चुअल में एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, जैसे आप स्कैंडियम से टाइटेनियम में गए 21 और ये क्या हो गया 22, तो न्यूक्लियर चार्ज तो +1 बढ़ा है और एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गया किसमें, डी में है. तो इसको कहते हैं काउंटर बैलेंस करना. न्यूक्लियर चार्ज की वजह से साइज डिक्रीज होनी चाहिए, आईपी इंक्रीज होना चाहिए. आ रही बात समझ, लेकिन ये काउंटर बैलेंस हो जाता है डी ऑर्बिटल की वजह से. इसलिए अपन कहते हैं कि इसके आईपी के अंदर क्या होता है, बहुत ही कम चेंज होते हैं. दोस्तों ये आपके बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये करेक्ट भी है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है. तो ये आपके 25 नंबर क्वेश्चन. 26 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या दिया है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग आयन. मैंने आपको पहले ही बताया था ऐसे क्वेश्चन करने का क्या तरीका है. इसमें देखो तो n कितना है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. आयरन में कितना हो जाएगा बेटा, 26 होता है. तो मैं आपको बताता हूँ उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3D और 4s, 20 और 6 26. ठीक है भाई. तो ये आपके +2 चला गया, यहाँ n की वैल्यू कितनी आ गई 4. तो B और D सामने ही दिख पड़ा है, ये मेरा क्या रहेगा, सही आंसर. बाकी के भी आपको 1 by 1 चेक करना चाहिए, अगर नहीं करो तो आपकी मर्जी, बाकी करना चाहिए. अगला देखिए दोस्तों, द E0 वैल्यू फॉर Mn+3 to Mn+2 कपल इज मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ Cr+3 to Cr+2 और Fe+3 ड्यू टू चेंज ऑफ. ये बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों. ये कह रहा है कि Mn+3 जो है वो Mn+2 में बदलना चाहता है, और इसका पूछा है कि ये ज़्यादा पॉजिटिव है, मतलब ये वैल्यू क्या दी हुई है, हाई दी हुई है. इसका SRP आई है किसके कंपैरिजन में, E0 ऑफ Cr+3 ऑब्लिक Cr+2 में. तो ये लो दी हुई वैल्यू आपके. ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको पता एक बेनिफिट मिल रहा है ना अपने को. भाई बेनिफिट क्या मिल रहा है, अगर +3 से +2 में जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन D4 से क्या हो जाएगा, D5 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. इज मोर पॉजिटिव, मतलब ये हो गया कि इसको इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने में, या अपन कहते हैं Mn+3 जो है इसका रिडक्शन बहुत आसानी से और तेज़ी से हो रहा है. क्यों, इसको मज़ा आ रहा है. और मज़ा क्या आ रहा है, इसका पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या था, D4 था, और ये क्या हो गया, D5 हो गया. तो यही आंसर रहेगा बेटा. आगे बात समझे, उसी के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, SRP के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, तो आंसर भी उसी प्रकार से रहेगा. आगे देखें, द पेयर ऑफ लेंथेनाइड आयन विच आर डायामैग्नेटिक. देखो दोस्तों, डायामैग्नेटिक के लिए आपको पता सारे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए. तो ये सीरियम 58 होता है और यहाँ क्या था, जीनॉन होता है. तो आपको पता है कि अगर मैं 4f 5d 6s +4 है तो ये इलेक्ट्रॉन मेरे कितने हो जाएंगे, 0 0. तो एक तो सीरियम प्लस हो गया. इट्रीबियम जो होता है ये 70 होता है, ये मेरा हो गया जीनॉन 4f 5d 6s, ये 0 हो जाएगा और ये 14 हो जाएंगे. तो इट्रीबियम पर +2 चार्ज लगा दो तो ये भी इलेक्ट्रॉन सारे चले गए. आंसर
ये करेक्ट होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विल हैव द सेम स्पिन। भाई कितनी बार पूछेगा ये सवाल। मैग्नेटिज्म ऑफ एन वैल्यू विद इन द पेयर, सेम पेयर आपके, जैसे ये तो भी हमने निकाला था, इसका n इज इक्वल टू क्या था, 4 था। और इसका अगर अपन चेक करें तो कॉपर +2 है, यहाँ D9 है, तो n बराबर कितना हो गया, 1 हो जाएगा। और टाइटेनियम +3 का अगर आप चेक करोगे तो ये 3D है और ये क्या होता है 4s, 20 और 2 22 होता है, +3 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 1 यहाँ चला गया 1, तो यहाँ n बराबर कितना है 1 है। तो एक तो ये वाला पेयर और एक ये वाला, आंसर कौन सा जाएगा, बी एंड सी। तो चूंकि ऐसे क्वेश्चन अपन बार बार कर चुके हैं तो वहाँ अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। ये लो आपके आंसर की आ गई भाई। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 15 से लेके 24 तक लगभग 10 सालों के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। और अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस प्रकार से आप, हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ है उसमें 25 का क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने आपके लिए ये सारी चीज़ें किस प्रकार से अरेंज की है, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे क्वेश्चन के लिए, है ना भाई, अपना पेशेंस बना के रखें। और हमारे इनको क्वेश्चन की आपको PDF हम दे ही रहे हैं, और हो सके तो आप इन्हें, हो सके क्या, इसके लिए कोई कहने की आवश्यकता थोड़ी है कि उसको लाइक शेयर एंड कमेंट, ये तो करना ही करना बेटा, ठीक है। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और हमारा साथ दीजिए। थैंक यू।